आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग परामर्शन एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं। पर्यावरणीय संज्ञान के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ इन्वायरमेंटल कॉग्निशन। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पर्यावरणीय संज्ञान क्या है, और आज की वीडियो इसके सिद्धांत से रिलेटेड है, जिसमें मुख्य रूप से हम बात करेंगे जीन पियाजे, मूर, कैप्लॉन, मिलर, स्टाउस, इन सब के सिद्धांत के बारे में यहाँ पर बात किया जाएगा। तो देखें तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के सिद्धांत बताए गए हैं, जिसमें पहला है आपका विकास सिद्धांत, दूसरा सूचना प्रक्रम सिद्धांत, तीसरा स्थानिक ज्ञानार्जन सिद्धांत और चौथा है आपका क्रमिक बंधन सिद्धांत। तो एक एक करके हम इन सभी के बारे में जानेंगे, इन सभी को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं विकास सिद्धांत के बारे में, जिसे आप ऑलरेडी जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं अगर आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी। तो ये सिद्धांत एक्चुअली पियाजे के सिद्धांत से लिया गया है, जो कि अक्सर हम अधिगम के चैप्टर में, लर्निंग के चैप्टर में पढ़ते हैं, या जो आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का पेपर होता है उसमें पढ़ते हैं। तो देखें यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बालक का विकास होता है, मतलब यह सिद्धांत विकास की संकल्पना पर आधारित है, कि विकास कैसे होता है उस पर आधारित है। और यहाँ पर ये बताइए कि बालक का जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे ही वो अपने पर्यावरण को भी समझने लगता है, अपने आसपास के वातावरण को भी समझने लगता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मानव में विकास क्रम के साथ ही साथ संज्ञानात्मक विकास भी होता है। मतलब सिर्फ विकास ही नहीं होता है, विकास के साथ साथ केवल उसकी बॉडी नहीं बढ़ती है कि उसकी बॉडी बढ़ रही है, हाथ बढ़ रहे हैं, पैर बढ़ रहे हैं, सर बढ़ रहा है। इसके साथ साथ उसका जो चिंतन है, उसकी मेमोरी है, उसकी लर्निंग है, ये सारी चीजें भी जैसे जैसे बॉडी का विकास होता है, इन सब चीजों में भी विकास होता है। और इस क्षेत्र पर मुख्य रूप से अध्ययन किया किसने? जीन पियाजे ने। इन्होंने विकास की अवस्थाओं को 4 चरण में विभाजित किया। विकास के 4 चरण बताए, जिसमें पहला है आपका संवेदी प्रेरक काल, सेंसरी मोटर स्टेज या सेंसरी मोटर पीरियड भी कह सकते हैं, जो कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर और 2 वर्ष की आयु तक रहता है। इसके बाद दूसरा इन्होंने बताया प्राक संक्रिया काल, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की आयु तक रहता है। मूर्त संक्रिया काल, कंक्रीट स्टेज, 7 वर्ष से 11 वर्ष आयु के बच्चे में ये चीजें अक्सर देखी जाती हैं। और लास्ट है आपका औपचारिक संक्रिया काल, फॉर्मल स्टेज। जब बच्चा 11 वर्ष से बड़ा हो जाता है तब फॉर्मल स्टेज से रिलेटेड चीजें उसके अंदर देखी जाती हैं। अब थोड़ा बात कर लेते हैं इन चीजों के बारे में भी कि ये है क्या। तो जैसे संवेदी प्रेरक काल की बात करें तो संवेदी प्रेरक काल में बालक अनुभव के विभिन्न सोपानों से गुजरता है, मतलब उसको नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे छोटा बच्चा देखिए,
जो अभी 1 साल का भी नहीं है, मतलब 6 महीने, साल भर या 1.5 साल, 2 साल से भी कम ही है। खासकर जब वो 6 महीने के आसपास में होता है, 6 महीने से साल भर के बीच में, तो देखिए वो हर चीज को बड़ी उत्सुकता के साथ देखता है, एक्साइटमेंट के साथ उस चीज को देखता है, समझने की कोशिश करता है, क्योंकि उससे पहले उसको कुछ नहीं पता था। तो अब यहाँ पर उसको नए नए अनुभव होता है। इसलिए कहा गया कि बालक इस काल में अनुभव की विभिन्न सोपानों से गुजरता है और उसका शिक्षण दृढ़ होता है। जो चीजें उसको बताई जाती हैं उससे रिलेटेड वो क्या करता है, उसकी जो विचार है वो दृढ़ होते जाते हैं। जैसे उसको बताया जाता है ये मम्मी है, ये पापा है, या इसके साथ साथ उसको इन्वायरमेंट के बारे में बताया जाता है, ये पेड़ है, ये पौधा है। तो ये सारी चीजें जब उसको बताई जाती हैं तो ये जो इंफॉर्मेशन, स्टार्टिंग का जो इंफॉर्मेशन रहता है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। उसके बाद आता है प्राक संक्रिया काल। तो प्राक संक्रिया काल में बालक भाषा की दृष्टि से सीखी हुई बातों को अपने ढंग से अभिव्यक्त करता है। मतलब उसे कुछ बोला गया करने के लिए, तो उसने जो सीखा, जैसे आप उसे बोलते हैं पानी उठा लाओ, मतलब छोटा बच्चा तो वो कैसे जाता है, देखिए छोटे छोटे कदमों से जाता है। या उसको कुछ खाने के लिए देते हैं कि ये ले लो, तो वो आता है। तो जब आप बोल रहे हैं और आपके बोलने के आधार पर वो कार्य कर रहा है, उसको अपनी अभिव्यक्ति में व्यक्त कर रहा है, मतलब उसको अपने ढंग से अभिव्यक्त कर रहा है। इसके बाद देखें तो मूर्त संक्रिया काल, कंक्रीट स्टेज। इस स्टेज में बच्चा समझने लगता है कि अगर किसी वस्तु का रूप बदल रहा है तो आवश्यक नहीं है कि उसकी मात्रा भी बदले। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो अगर आप उसको 1 गिलास पानी दिखाएं और उसके बाद उसी गिलास के पानी को आप अगर थाली में फैला दें, तो उस बच्चे को यह लगता है कि नहीं, थाली वाला पानी ज्यादा है और गिलास वाला पानी कम है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर तब इरिवर्सिबिलिटी की जो क्वालिटी है वो नहीं डेवलप होती है। या अगर उसको, छोटे बच्चों को देखिए सिक्के ज्यादा पसंद होते हैं, तो उसके पास अगर 100 का नोट है और उसे अगर आप 10 सिक्के या 20 सिक्के या 50 सिक्के दे देते हैं एक एक के, और वो 100 का नोट लेने की कोशिश करे तो बड़ी आसानी से दे देगा। उसको लगता है कि मेरे पास तो बहुत ज्यादा आ गई। लेकिन जब बच्चा मूर्त संक्रिया काल में, यानी जब 7 वर्ष से बड़ा हो जाता है, तो ये चीजें वो सीख जाता है कि कौन सी चीजें, किसकी मात्रा क्या है, किसकी मात्रा क्या है। वो धीरे धीरे वो चीजें वो सीखने लगता है। लास्ट में औपचारिक संक्रिया काल, फॉर्मल स्टेज। इसमें बच्चे की कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है। मतलब जैसे देखें कि कई बार छोटे बच्चों को हमें लिख के समझाना पड़ता है किसी चीज को कि 2 + 2 4, और जब बच्चा 11 वर्ष से बड़ा हो जाता है तो उससे पूछे कि 4 × 4 या 4 × 4, तो वो कॉपी पे करके नहीं देखता है कि 4 करे फिर 4 करे फिर उनको गुणा करे। वो अपने मन से ही बता देगा, केवल मन में ही सोच के वो बता देगा कि 4 × 4 = 16। तो इस तरीके से पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे व्यक्ति बौद्धिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, वैसे वैसे उसका बौद्धिक विकास भी होता है। मतलब जिन अवस्थाओं से गुजरता है उन अवस्थाओं से रिलेटेड जो विकास है वो होता है। और इसको आप इन्वायरमेंट से भी कोरिलेट कर सकते हैं कि वो अपने इन्वायरमेंट के बारे में भी जानने लगता है कि कौन सी चीजें हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे लिए लाभदायक हैं, कौन सी चीजें पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हैं, हमारे लिए नुकसानदायक हैं। आगे हम बात करें सूचना प्रक्रम सिद्धांत के बारे में। तो इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति क्या करता है, अपने पर्यावरण से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं लेकर उसका विश्लेषण करता है और अपने पूर्व पर्यावरण के साथ उसकी तुलना करता है
और प्राप्त अंतर के अनुसार ही नए पर्यावरण के साथ अनुकूलन या समायोजन करता है। समझे इसको थोड़ा सा। जैसे आप किसी नए इन्वायरमेंट में जाते हैं, किसी नए पर्यावरण में जाते हैं, परिस्थिति में जाते हैं, तो वहां पर जाने के बाद वहां से संबंधित सूचनाएं आप एकत्रित करते हैं और फिर अगर आप उससे मिलते जुलते जगह पर पहले जा चुके हैं तो आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में वो पूर्व वाली जो अनुभव है, जो सूचनाएं हैं, वो आपके मस्तिष्क में बनी हुई हैं। तो आप उन सूचनाओं को इन सूचनाओं के साथ, नई सूचनाओं के साथ थोड़ा सा संबंध स्थापित करते हैं कि पहले मैं ऐसी परिस्थिति में आया था तो मैंने क्या किया था, अब इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। तो जब विश्लेषण कर लेते हैं पहले की सूचना के साथ, पहले के पर्यावरण के साथ, आप जब पहले उस पर्यावरण में थे तो आपने क्या किया था, वो चीज़ आपने और नए पर्यावरण को, दोनों को मिलाया आपने, तो आपको जो अंतर प्राप्त हुआ, उस अंतर के अनुसार ही आपको जो नई चीज़ समझ में आई, उसके अनुसार ही आप फिर नए पर्यावरण के साथ कैसे अनुकूलन किया जाए, कैसे समायोजन किया जाए, ये चीज़ें आप अप्लाई करते हैं। जैसे इसको बड़े आसान तरीके से समझें कि मान लीजिए आप कहीं घूमने जाते हैं एक नेचुरल प्लेस पे, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपके साथ कुछ गलतियाँ हुई हों, आपने कुछ गलती की हो, लेकिन जब बाद में दूसरी नेचुरल प्लेस पर आप जब घूमने गए तो आपने उन चीज़ों को फिर से कोरिलेट किया और फिर जो अंतर आया उसके अकॉर्डिंग आपने काम किया। जैसे पहले आप ठंडी जगह पे घूमने गए और आप गर्म कपड़े ले जाना भूल गए या गर्म कपड़े आप लेके ही नहीं गए, तो जब नेक्स्ट टाइम पे आप गए तो आपने दोनों को कंपेयर किया कि क्या चीज़ें वहाँ पर रह गई थी, तो उन चीज़ों को भी यहाँ पे आपने ऐड किया और अपने इन्वायरमेंट से अच्छे से समायोजन स्थापित कर लिया। सूचना प्रक्रम सिद्धांत में आगे देखें तो इसमें बताया गया कि ऐसी सूचनाएं एकत्रित तथा संग्रहित करता है इस प्रक्रम के द्वारा जिनकी सहायता से दैनिक समस्याओं का समाधान होता है। मतलब वो अपनी आसपास की जो अपनी डेली रूटीन की डेली लाइफ है, उसमें से भी जो समस्याएं आती हैं उनका भी सामना इससे आसानी से कर लेता है। अब पीटर्स ने अपने अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति अपने पर्यावरण से वह सूचनाएं संग्रहण करता है या ग्रहण करता है जिससे उसे वह अनुभव प्राप्त हो सके जो उसकी दिन प्रतिदिन की समस्याओं का सामना करने में सक्षम हो। मतलब पीटर्स का क्या कहना था कि व्यक्ति अपने आसपास जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं उस पर्यावरण से हम ज्यादातर उन्हीं सूचनाओं को एकत्रित करते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में हमें हेल्प करती है। अब जो पर्यावरण से संबंधित मनोवैज्ञानिक थे, पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने मानव मस्तिष्क को भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह देखा। इन्होंने बताया कि जैसे एक कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामर होता है, वैसे ही हमारे मस्तिष्क के लिए भी तंत्रिका तंत्र होती है। मतलब कंप्यूटर के लिए जो काम सीपीयू करता है, वही काम हमारे मस्तिष्क के लिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र करती है, जो कंप्यूटर की स्मृति के समान ही सूचनाएं संचित करता है। जैसे कंप्यूटर में कौन सूचनाएं संचित करता है? मेमोरी कार्ड, जो कि कहाँ पे होता है? वो सीपीयू में होता है। इसी तरीके से हमारे अगर बॉडी की बात करें तो हमारा जो ब्रेन है और उसमें भी जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो स्मृति से संबंधित सूचनाओं को संचित करता है। और यहाँ पर इन्होंने स्मृति के 3 भागों को भी बताया है, जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं, पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख सकते हैं इसे। जैसे पहला संवेदी स्मृति या सेंसरी मेमोरी, दूसरा अल्पकालिक स्मृति या शॉर्ट टर्म मेमोरी, तीसरा दीर्घकालिक स्मृति या लॉन्ग टर्म मेमोरी। संवेदी स्मृति जिसकी जो संचयन क्षमता होती है वो बहुत कम होती है, 1 सेकंड से भी कम होती है। इसमें जो सूचनाएं आती हैं वो सीधे आ जाती हैं, उसको हम ज्यादातर समय के लिए अपने माइंड में स्टोर नहीं कर पाते हैं। अल्पकालिक स्मृति या लघुकालिक स्मृति जिसमें सूचनाएं 20 से 30 सेकंड के लिए हमारे मस्तिष्क में आती हैं और अगर हम उन पे
दोबारा फिर काम करते हैं, उनको रिहर्सल करते हैं, तो वो सूचनाएं फिर वहां से कहाँ पहुंच जाती हैं, वो यहाँ से आगे फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंच जाती हैं। और दीर्घकालिक स्मृति में आने वाली सूचनाएं लंबे समय तक, मतलब वो पूरे जीवन काल तक व्यक्ति के मस्तिष्क में बनी रहती हैं। अब यहाँ पर एक चीज और देखें कि जो कंप्यूटर होता है या मोबाइल होता है, उसमें जो मेमोरी होती है उसकी एक लिमिट होती है कि 32 GB, 64 GB, 128 GB ऐसे करके। लेकिन जो आपका ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जो मेमोरी कार्ड है वो नो लिमिट है, उसमें आप जितनी सूचनाएं चाहें उतनी सूचनाएं संचित कर सकते हैं, बस आप इतना कैपेबल हो कि उनको धारण कर सके। अदरवाइज आपके ब्रेन की इतनी क्षमता है कि आप चाहें तो पूरे संसार की सूचनाओं को भी अपने मस्तिष्क में एकत्रित करके रख सकते हैं, बशर्ते आप हैंग ना होने लगे। आगे हम बात करें तो अगला हमारा जो टाइप है, सिद्धांत है, वो है स्थानिक ज्ञान अर्जन सिद्धांत, स्पेशियल नॉलेज एक्विजिशन थ्योरी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें क्या होगा, इसमें जो आसपास के चीजें हैं, व्यक्ति के आसपास का जो पर्यावरण है, उससे वो क्या करता है, सूचनाएं प्राप्त करता है और इन सूचनाओं के द्वारा अपने संज्ञान में परिवर्तन लाता है। जैसे आप कहीं जाते हैं, यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति यात्रा पर गया है तो जाते समय वो विविध प्रकार की सूचनाएं एकत्रित करता है और उन सूचनाओं के आधार पर एक संज्ञानात्मक मानचित्र का निर्माण करता है। जैसे आप घर से निकलते हैं, कॉलेज गए या कहीं पर घूमने गए आप, तो जब आप घूमने जाते हैं तो आप जिधर से जा रहे हैं, जिस रास्ते से जा रहे हैं, उस रास्ते से संबंधित सूचनाएं अपने मस्तिष्क में स्टोर कर लेते हैं, उनको एक कॉग्निटिव मैप के रूप में उनका निर्माण कर लेते हैं। उससे होता क्या है, उससे आपको वापस आते टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बड़ी आसानी से आप वापस आ जाते हैं क्योंकि आपको रास्ते पता होते हैं। या कोई दूसरा व्यक्ति जब वहीं पर जाना चाहता है तो आप उसको भी आसानी से घर बैठे ही रास्ता बता देते हैं कि आप इधर जाओगे, फिर उधर जाओगे, फिर आगे चलकर आपको यहाँ पर मुड़ना पड़ेगा, फिर वहां से टैक्सी लेनी पड़ेगी। आप वहां पर है नहीं, लेकिन आपके माइंड में उस चीज की एक मानचित्र बन चुका है और उसके आधार पर आप उस व्यक्ति को भी दोबारा वहां जाने के लिए वो सारे रास्ते बता सकते हैं बड़ी आसानी से। तो इसमें यही बताया गया कि व्यक्ति अपने आसपास, अपने पर्यावरण से ज्ञान अर्जन करता है और उन सूचनाओं के आधार पर अपने संज्ञान में, अपने कॉग्निशन में चेंजेस लाता है। लास्ट है हमारा क्रमिक बंधन सिद्धांत, द हायरार्किकल ऑर्डर थ्योरी। ये क्या है, तो ये भी कॉग्निटिव मैप से ही रिलेटेड है। इसमें देखिए बताया गया है कि कॉग्निटिव मैप, संज्ञानात्मक मानचित्र के इस सिद्धांत का प्रतिपादन हर्ट ने किया। हर्ट और मूर ने बताया कि जब जो सूचनाएं होती हैं वो अल्पकालिक स्मृति में आती हैं, तो अल्पकालिक स्मृति से प्राप्त सूचनाओं को व्यक्ति एक क्रम में दीर्घकालिक स्मृति में डालता है। जैसे यहाँ पर देखें, मान लीजिए ये आपका क्या है, ये सेंसरी मेमोरी है यानी संवेदी स्मृति, ये है आपका लघुकालिक या अल्पकालिक और ये आपका दीर्घकालिक। तो यहाँ से जो सूचनाएं यहाँ जा रही हैं वो एक क्रम में जाती हैं। व्यक्ति क्या करता है, एक क्रम में दीर्घकालिक मेमोरी के अंदर लघुकालिक सूचनाओं को भेजता है। इससे सूचनाओं का संग्रह तथा संज्ञानात्मक मानचित्र दीर्घकाल तक उसके मस्तिष्क में विद्यमान रहता है। मतलब यहाँ से व्यक्ति जब रिहर्सल करता है, व्यक्ति कोई चीज रिहर्सल करता है तो वो सूचना फिर दीर्घकालिक स्मृति में पहुंच जाती है और दीर्घकालिक स्मृति में अगर वो सूचना पहुंच गई है तो व्यक्ति बड़े लंबे समय तक उन सूचनाओं को अपने मस्तिष्क में बना रख पाता है। जैसे आप कहीं घूमने गए हो तो
10-20 साल बीत जाएं, उसके बाद भी अगर आपसे पूछा जाए कि आप गए थे तो कैसे कैसे गए थे, तो आपको याद होता है। भले वो रास्ते अब चेंज हो गए हों, वो सड़क चेंज हो गई हो, जहाँ पे आप रुके थे वो सारी चीज़ें अब बदल गई हों, बट फिर भी जब आप गए थे तब क्या चीज़ें थी, वो चीज़ें आपको अभी भी वहाँ पर याद रहती हैं और आप उनको स्टोर करके अब तक रख पाए हैं। इसमें यही बताया गया है कि व्यक्ति जिन सूचनाओं को, जिन अल्पकालिक सूचनाओं को एक क्रम में दीर्घकालिक स्मृति में भेजता है, तो वो सूचनाएं बड़े लंबे समय तक उसके मस्तिष्क में स्टोर रहती हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य परिस्थितियों में इसके अनुभव से सीखता है और समस्या समाधान करने में तथा समायोजन करने में उसकी मदद होती है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने देखा कि इन्वायरमेंटल कॉग्निशन की कौन कौन सी थ्योरीज हैं और उन थ्योरीज में क्या बताया गया है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे संज्ञानात्मक मानचित्र सिद्धांत की। संज्ञानात्मक मानचित्र सिद्धांत की हम बात करेंगे अगली वीडियो में। यहाँ पर तो बहुत थोड़ा सा बताया गया था, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिटेल में देखेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।